नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। आज हमारे साथ में स्पेशल गेस्ट हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। रविंद्र कुमार डोगरा साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एनसीपी के। रविंद्र कुमार डोगरा साहब, आपका लाइव डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और आज हम बात करेंगे कोरोना बचाओ, कोरोना हटाओ, कोरोना भगाओ, इन सब विषयों पर आज जो है बातचीत करेंगे कि हिमाचल को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। तो हमारा सबसे पहला सवाल यही है आपसे कि आप राजनीति में कब से आप हाँ, केशव जी जी, कोरोना काल में खैर राजनीति का तो कोई मकसद होता नहीं है हमारे जैसे लोगों का जी खास तौर से, बट फिर भी जी आपका सवाल है और तो मेरा जी बताना ये उचित होता है कि मेरे को राजनीति में तो आए हुए मुझे 15 साल हुए हैं, लेकिन सामाजिक कामों में मुझे करते हुए तकरीबन जब मैं 20 साल का था तब से कर रहा हूँ। आज मैं 44 साल का हो गया हूँ, 44 नाउ। जी तो मुझे जी 24 साल सामाजिक काम में हो गए और 15 साल मेरे का राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए हो गए हैं। जी और दोनों ही लक्ष्यों में मैं अपने खरा रहा हूँ, क्योंकि मैं राजनीति में और सामाजिक कामों जी में कभी मिक्सचर नहीं करता। मेरी राजनीति जी होती है विचारों की और मुद्दों की, और सामाजिक काम होते जी हैं उसमें मैं कोई राजनीति देखता नहीं कभी भी। जी 1.5 वर्षों से आप लगातार सैनिटाइजिंग आप करते आ रहे हैं। आप कोरोना को भगाने के लिए जो हो सकता है वो आप करते आ रहे हैं। हिमाचल में जो नया स्ट्रेन है वो कैसे आया? पश्चिम बंगाल में आ, समझा जा सकता है कि वहां रैलियां हुई हैं इसलिए आया है, महाराष्ट्र में इसलिए आया है, दिल्ली में भी कारण है कि इसलिए आया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कैसे नया स्ट्रेन आया? देखिए, हम खाली इसको यूं तो नहीं कह सकते कि हिमाचल प्रदेश में नया स्ट्रेन कैसे आया है। मतलब कहने का यह कि पूरे हिंदुस्तान में ही जी नया स्ट्रेन आया है। उनमें से हिमाचल भी एक जी स्टेट बिल्कुल। ऐसी है कि जहाँ पे ये नया स्ट्रेन जो है आया है। तो इसका जो मूल जी कारण है वो तो ये है कि जब पंजाब के अंदर ये नया स्ट्रेन फैलना शुरू हुआ था जी फरवरी में, मुझे अच्छी तरह से याद है। और मेरी वहाँ पे जी जो गवर्नमेंट है उनके कुछ अधिकारियों से मेरी बात भी होती रहती थी, क्योंकि वो कोरोना वॉरियर के रूप में मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम लोग अपने एक्सपीरियंसेस जी जो हैं वो शेयर करते रहते हैं। तो तब मुझे जी पहले ही पता लग गया था कि मार्च 1 से जो है वो नाइट कर्फ्यू जो है पंजाब में लगने वाला है। और उसका जी बाद में वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया था। तो लेकिन हिमाचल में जी वो नहीं लगा। इसी जी तरीके से दिल्ली में जब लॉकडाउन लगा और जी हिमाचल के आसपास के राज्यों में जब सख्ती की गई, तो हिमाचल में जी उस समय तक ढिलाई बरती जा रही थी। तो जो लोग संक्रमित थे या जो जिस भी रूप में हिमाचल में जी एंटर करना चाहते थे हिमाचल के निवासी, वो संक्रमण जी होते हुए या संक्रमित ना होते हुए, दोनों ही रूप से वो हिमाचल में एंटर कर चुके थे। तो ये एक मैं समझता हूँ मुख्य कारण हिमाचल था कि सरकार ने हिमाचल को लेट डिसीजन लिया, जिसका नतीजा ये है कि जी आज हिमाचल के गांव-गांव में कोरोना फैल गया है। इवन अभी कुछ दिन पहले ही हमारे जी पड़ोस के गांव में एक नवयुवक 26 जी साल का था, उसकी कोरोना से मृत्यु हो गई है। उसका दाह संस्कार भी जी मैं ही करके आया था और उनके परिजन साथ में थे। तो अच्छा ये परिस्थिति हिमाचल की इसीलिए आई है कि हम समय पे जो है हमने कदम सख्त नहीं उठाया। जी जी हिमाचल सरकार की जो नीतियां हैं कोरोना काल में जो अभी बनाई गई हैं उनमें थोड़ा संशोधन की आवश्यकता है। देखिए तो कोविड को नीतियाँ तो लेकर के मैं जो इन्होंने नीतियां बनाई हुई हैं। जी, जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। और नीतियों में संशोधन क्या, मैं समझता हूँ कि जितने भी राज्य हैं हिंदुस्तान के, वहाँ जी पे अलग-अलग लोगों की सरकार है, कहीं कांग्रेस की है, कहीं बीजेपी की है और कहीं पे जैसे जी तृणमूल कांग्रेस है या कहीं पे कोई और है, सीपीआई वगैरह। सभी राज्यों की परिस्थिति जी लगभग एक जैसी ही है कोरोना के अंदर। जी नीतियाँ भी सबने बनाई हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी जी होता है कि हर राज्य के मुख्यमंत्री या वहाँ के सरकार के जो आला अधिकारी हैं, उनको एक अपने राज्य की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार एक नीति तय करनी चाहिए, जो हिमाचल में लगभग ना के बराबर है। यहाँ पे जो जी क्या कहते हैं आपकी बाहर से आने वालों की जो जानकारी है, वो जी सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। वो लोग आके कहाँ जा रहे जी हैं, ये सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। जी हिमाचल के बाहर से जी आने वाले लोगों का कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण जी ये है कि जो पंचायत स्तर पे जो सुविधाएँ प्रधान को
यानी कि ग्राम पंचायत के जो प्रधान होते हैं उनको और उनके वार्ड मेंबरों को कहा गया है, वो लोग अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, जो स्थानीय स्तर पे जी उप मंडलाधिकारी होते हैं, जिसको कि आप एसडीएम भी बोलते हैं, वो लोग अपने क्षेत्रों में नहीं जा रहे हैं। अधिकतर जगह पे देखा गया है, वो काम चला रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, यानी कि उप मंडलाधिकारी जो हैं, वो तहसीलदार को बोलते हैं। जी तहसीलदार जो है वो नायब तहसीलदार के आगे बात डालता है। नायब तहसीलदार जो है पटवारी को बोल देता है। पटवारी जो है वो सेक्रेटरी को बोल देता है। सेक्रेटरी जो है वो अपने वार्ड मेंबर को बोलता है, और वार्ड मेंबर जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि आशा वर्कर को बोल देता है। अब आशा वर्कर का क्या रोल होता है कि उसको सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके जो है हेल्थ सेंटर तक देनी है। ही और शी नॉट अ डॉक्टर। और वो क्या गाँव की ही होती है, इसलिए वो लोगों की जो बात है वो ज़्यादा घर पे जाके नहीं कर सकती, वो दूर से ही पूछ लेती है, हाँ जी सर ठीक हो? और वो आशा वर्कर को फ़ोन पे ही बोल देते हैं, हाँ जी हम ठीक हैं। लेकिन वो होम आइसोलेशन का बंदा डायग्नोज़ नहीं हो पाता है, और ना उसकी प्रॉपर जानकारी जो है हेल्थ सेंटर को जा पाती है। इस वजह से वो यहाँ पे जो है कई जगह डेथ भी हुई हैं, और जो होम आइसोलेशन के केसेज़ हैं उनमें काफ़ी खराबी भी आ गई है। जी। इस सरकार में किसको कितनी राहत है? इस सरकार में जो राहत है वो किसको कितनी सरकार दे रही है? और दूसरा सवाल सबसे अहम है कि क्या विपक्ष के पास कोरोना को हराने के लिए सरकार के साथ मिलकर के लड़ने के लिए कोई बेहतर विकल्प है क्या? देखिए, सरकार ने अपनी तरफ से 14वें, 15वें और मेरे ख्याल से 13वें वित्त आयोग तक के जो पैसे सभी पंचायतों के बचते थे, जो खर्च नहीं हुए हैं, जी, वो पंचायतों को कहा है कि सैनिटाइज़ेशन के लिए और दाह संस्कार आदि के लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें आप यूज़ कर लीजिए, और राज्य सरकार देने के लिए तैयार है। लेकिन मुद्दा जी, फिर वही है कि पंचायत स्तर पे लोग ज़िम्मेवारी नहीं ले रहे हैं। तो हम जी, केवल सरकार को अगर दोषी ठहराएँगे तो बात नहीं बनने वाली है। स्थानीय स्तर पे जी, जो स्थानीय निकाय के चुनाव होने के बाद जो जिला परिषद हैं, या जो एमएलए हैं, या जो प्रधान हैं, या जो क्या कहते हैं चेयरमैन है, या नगर परिषद का जो अध्यक्ष है, वो लोगों का रोल भी बहुत अहम हो जाता है अपने क्षेत्र में, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। दूसरा सवाल आपने पूछा कि विपक्ष के पास क्या नीति है? हिमाचल प्रदेश जी, के अंदर विपक्ष में कांग्रेस है, लेकिन जहाँ जी, तक मैं अगर बात करूँ तो हमारा जो यहाँ पे विधायक हैं, जिस एरिया से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से, तो वहाँ पे कांग्रेस के जी, विधायक हैं, लेकिन पिछले 1 महीने से वो इलाके में है ही नहीं। वो अपने जी, चंडीगढ़ में उनका घर है, वो अपने वहाँ पे बैठे हैं। तो जी, विपक्ष के पास तो तब कुछ करने के लिए होगा जब विपक्ष के नुमाइंदे जो है फील्ड में होंगे। जब विपक्ष के नुमाइंदे फील्ड जी, में हैं ही नहीं, चाहे वो किसी भी राज्य में हो, कांग्रेस या बीजेपी के, तो वो काम हो ही नहीं पाएगा। विपक्ष जी, तो इसीलिए डूबा हुआ है ना, क्योंकि उनके खुद के कार्यकर्ता या खुद उनके एमएलए या उनके चेयरमैन काम नहीं कर रहे हैं। अब इस लिहाज से देखा जाए ये तो हमारे साथ हिमाचल जी में हो गया। जी, हमारे साथ इसी बीच जो है जुड़ चुके हैं रोबोट राय साहब, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मानवाधिकार फाउंडेशन के। हम्म, जी, जी, रोबोट साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत। हम्म। जी, रोबोट साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है एटीवी न्यूज़ चैनल पर। सर सर थैंक यू सो मच सर। वन जस्ट मिनट सर, मैं सेटिंग कर लूँ थोड़ी सी, जी, काफी टाइम जी, लग गया एक्चुअली। जी सर, नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। रोबोट कैसे हैं? सर नमस्कार सर, बढ़िया है, आप न नहीं है कैसे? और ठीक हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, तो ये केशव जी का सवाल था कि विपक्ष के पास क्या नीति है, तो मैंने बोला विपक्ष के लोग ग्राउंड में है ही नहीं, तो नीति क्या बनाएँगे वो? जैसे हमारे सुजानपुर की मैंने बात बताई कि हमारे विधायक साहब कांग्रेस से हैं, लेकिन जी वो जी 1 महीने से नदारद हैं, ही इज़ इन चंडीगढ़। तो जी जी, फिर जब पक्ष हो चाहे विपक्ष, जब उनके नुमाइंदे या कार्यकर्ता कार्य ही नहीं करेंगे, तो कोरोना भागने जी, में या भगाने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी राज्य सरकारों के लिए भी। जी जी बिल्कुल। जी। कोरोना को तो लेकर के सरकार तो अपनी ज़िम्मेदारी निभा ही रही है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे एनसीपी की हो या कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की हो या फिर अन्य पार्टियों की। लेकिन उनके बीच में सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ़ ये ज़िम्मेदारी कोविड की सिर्फ़ सरकारों की है या सिस्टम की या फिर पब्लिक की भी कहीं न कहीं कोई ज़िम्मेदारी है या फिर उनसे भी कहीं न कहीं चूक हो रही है, जिसकी वजह से कोरोना का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है और हम इसकी चपेट में आ रहे हैं। जी, देखिए ऐसा होता है कि जब महामारी आती है, तो किसी एक जी, व्यक्ति के लिए या किसी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी एक गवर्नमेंट के लिए नहीं होती, जितने भी लोग उस इलाके में होते हैं, वो सब पे उस महामारी का प्रकोप रहता है।
तो सरकार की ही जिम्मेवारी नहीं बनती, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, लोगों की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बनती है सरकार का सहयोग करने में। जैसे कि जी होम आइसोलेशन जब बोला जाता है, जिसको कि हिंदी में गृह संगरोध बोलते हैं, तो उसका जी मतलब ये होता है कि आपको अपने घर में एकांतवास में रहना है। लेकिन मैंने ऐसा देखा है, क्योंकि जब हम गांव-गांव सैनिटाइज करने जाते हैं, जहाँ पे कोरोना पीड़ित व्यक्ति रहते हैं या कोरोना से जहाँ पे मृत्यु भी लोगों की हो चुकी है, उन घरों के जी व्यक्ति जो होम आइसोलेशन में हैं, वो होम आइसोलेशन की पालना बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से कोरोना का प्रकोप फैल रहा है। रोबोट साहब, आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप मानवाधिकार फाउंडेशन चला रहे हैं और जी सर। वर्षों से आप जो है राजनीति में भी सक्रिय हैं और सामाजिक कार्यों में भी आप सक्रिय रहे हैं। जी मानवाधिकार सर। को लेकर के आप कोरोना काल में आप क्या कहेंगे कि सरकार सर मानवाधिकारों का कितना उल्लंघन कर रही है और कितना ख्याल रख रही है? सर देखिए, जैसा कि सरकार की बात है कि जैसे पिछले साल 22 मार्च की तकरीबन जो कोरोना काल की जब शुरुआत हुई थी, जब कोविड कर्फ्यू लगा दिया गया था, तो विपक्ष ने कहा भी था पिछले साल नवंबर से लेके ये वार्ता उठ रही थी, विपक्ष ने आवाज भी उठाई थी, परंतु सरकार देखी जाए तो यहाँ पे ढीली रही, क्योंकि लोगों को आने जाने में दिक्कत हुई। जब पता था, एक्चुअली पता था कि बाहर से कोविड पेशेंट आ रहे हैं या जब कोरोना फैल रहा है, तो मैक्सिमम जो एयरपोर्ट पे आ रहे थे, चाहे वो मेरे रिश्तेदार थे, चाहे आपके, चाहे सरकार के, उनको वहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए, परंतु इन्होंने नहीं किया। वैसे ही हिमाचल में जब सरकार ने एंट्री की कि बाहरी राज्यों से हमारे जितने भी बच्चे हैं या कोई भी हमारे परिवार के सदस्य हैं वो आने चाहिए, जब इनको मालूम था कि कोरोना ऐसी डेंजर वैश्विक महामारी है, तो उसको वहीं पे रोक देना चाहिए था। जैसे इन्होंने आइसोलेट करने के लिए स्कूलिंग किए थे या फिर अदर जितने भी आइसोलेट वहां पे कमरे वगैरह बनाए थे, तो इनको वहीं पे रोक देना चाहिए था। जब पता था कि एक पॉजिटिव आने पे गवर्नमेंट इसको पे कर रही है 3 लाख 1.5 लाख जितना भी मैक्सिमम फंड आ रहा था, डब्ल्यूएचओ से भी आ रहा था, तो केंद्र सरकार की तरफ से भी आ रहा था, तो इनको वहीं पे मेरा आइसोलेट करना सवाल चाहिए अलग था। था आपसे, आपने आप उस चीज पर आप चले गए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मानवाधिकारों का कितना पालन हो रहा है। देखिए मैं जैसे मानव मानवाधिकार की बात आपसे कर रहा हूँ कि मानवाधिकारों का पालन कितना सरकार कर रही है, कितना सिस्टम कर रहा है देश के अंदर। सर वो तो ना, मतलब अभी कोई, मतलब इसकी अगर देखी जाए अपेक्षा की जाए तो अभी तक कोई भी मतलब पालना नहीं की जा रही सरकार की तरफ मतलब मानवाधिकारों का पालन होना चाहिए, लेकिन सरकार के पास या तो अच्छी नीतियां नहीं है या फिर उन से। नीतियों नहीं को है। सिस्टम जो है अमल में नहीं ला रहा है। हिमाचल नहीं प्रदेश नहीं में है। हम देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, काफी हद तक हमने देखा है। जी। लेकिन कोरोना का प्रकोप जैसे अन्य राज्यों में बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, वैसे यहाँ भी बढ़ रहा है। तो पुलिस प्रशासन को क्या और सख्त होने की जरूरत है? रविंद्र साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता देखिए, ये बात बहुत आपने अच्छी कही कि मैं ऐसा समझता हूँ, क्योंकि मैं फिर बोलूँगा कि मैंने मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, ये 3 जिले जो हैं, यहाँ की पुलिस के साथ भी मेरा इंटरेक्शन रहा है ड्यूरिंग कोरोना काल, पिछले 1.5 साल में। हूँ। और जी जितने भी कंटेनमेंट ज़ोन होती थी, वहाँ पे इन्हीं जिलों की पुलिस जो नाके पे होती थी, या कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर 14-14 दिन तक वो लोग ड्यूटी देते थे। तो जी हमारी पुलिस ने वाक़ई बहुत शानदार काम किया है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और जी यही एक सबसे बड़ी वजह थी कि हमारे पुलिस जी पर्सनल जो थे, वो बहुत कम जी। इफेक्टेड हुए हैं कोरोना से। उन्होंने पूरी एहतियात आप थोड़ा बरती सा है। पीछे आप हट जाएं, आप थोड़ा सा प्लीज, क्योंकि शायद थोड़ा सा अच्छा, आप पीछे। जी जी ओके। हाँ। थोड़ा सा आप चेहरा आप ऊपर ले आए बस। हाँ, ओके, ठीक है। तो हमारे हिमाचल की पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। जहाँ तक जी सख्ती की आपने बात करी है, तो सख्ती पुलिस अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करती है, सख्ती के जी लिए, लोगों को रोकने के लिए। लेकिन जी प्रशासन की तरफ से या राज्य सरकार के आला अधिकारियों की तरफ से जब तक उनको सख्ती का आदेश नहीं आएगा, तब तक कानून के जी तहत उनके भी हाथ बंधे हैं। वो ज़्यादा लोगों को रोक नहीं पाते हैं या उनको टोक नहीं जी पाते हैं। तो इसमें राज्य सरकार का अहम रोल हो जाता है कि पुलिस को जो है पावर ज़्यादा दी जाए, ताकि वो सख्ती जी से कोरोना के लॉकडाउन का पालन जो है लोगों के साथ करवा सकें। जी। वैक्सीन पर आपने सर्च किया होगा, रिसर्च आपने किया होगा। कई प्रकार की वैक्सीन अपने मार्केट में उपलब्ध है। सबसे बेहतर विकल्प क्या है पब्लिक के पास? कौन सी वैक्सीन उनके उसके लिए ज्यादा कारगर है? ये भी सवाल लोगों के आए हैं कि हम किस वैक्सीन का इस्तेमाल करें, कौन सी वैक्सीन हम लगवाएं। सर देखिए, जैसे कहा जाता है कि बीइंग इंडियन बाय इंडियन फॉर इंडियन। जी तो जी हमारा, मैंने खुद कोविशील्ड लगवाई है और जी उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। या भारत जी बायोटेक की आप लगवाइए, जो भी वैक्सीन उपलब्ध है यहाँ पे। हमें ये नहीं जी देखना चाहिए कि जो बाहर से जो वैक्सीन आ रही है
उसको हम प्रमोट करें। हमारे इंडिया में जो वैक्सीन बन रही है उसमें कोई शक वाली गुंजाइश नहीं है कि वो काम नहीं कर रही, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है। हमारे हिमाचल में सरकार ने जो प्रोवाइड करी है फ्री में, बिल्कुल। वो बिल्कुल काम कर रही है और अच्छे से लोगों को उस पर पूरा भरोसा है। जी। जो पत्रकारों को लेकर के सरकार कर रही है, कहीं ना कहीं इनको जो है कोरोना वॉरियर नहीं अभी तक घोषित किया हुआ है, तो पत्रकारों के लिए आप क्या कहेंगे कि हिमाचल सरकार पत्रकारों के लिए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, इसमें दो चीजें होती हैं। जो ग्राउंड स्टाफ होता है जी, पत्रकारिता का, जैसे जी, एंकर्स, टीवी मीडिया वाले जितने होते हैं, तो उनका मैं समझता हूँ कि जरूर कोरोना वॉरियर्स के अंदर नाम आना चाहिए, क्योंकि वो फील्ड में रहते हैं। जी, बस मैं ये मानता हूँ पल कि पल उनको कोरोना मतलब वॉरियर्स। ये कि बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर्वेंद्र जी आपने। जैसा कि अभी पल पल की खबरें जो है ग्राउंड रिपोर्ट देते हैं फील्ड में जाके। अब 100 लोगों से मिलना है, अब कहाँ पे रहना है, कहाँ पे मतलब टचिंग भी होती है, हर चीज से लोगों से मिलना होता है, तो वहां पे उनके लिए भी खतरा रहता है। क्योंकि पुलिस और पत्रकार जो है वो एक स्तंभ है हमारे लिए, जो इसमें बराबर हिस्सेदारी दे रही है, जो ग्राउंड रिपोर्ट दे रही है। जी। जो कोरोना वॉरियर हैं, हमें 1.5 साल से देख रहे हैं हम लोग, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए गवर्नमेंट को क्या अच्छी नीतियां लानी चाहिए? क्या उन पर काम करना चाहिए? क्या उनको जो है अगर हम सम्मानित करते हैं तो वो और अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे? बिल्कुल मोटिवेशन होना चाहिए, चाहे वो आशा वर्कर हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे पुलिस पर्सनल हों, इवन दो कि क्षेत्रीय परिवहन के जो कर्मचारी हैं, जैसे कि हमारे हिमाचल में हिमाचल पथ परिवहन निगम के जो कर्मचारी हैं, उन्होंने कोरोना काल में ड्राइवर्स कंडक्टर्स ने पूरी पूरी सेवाएं दी हैं। चाहे सवारी उसमें जी, आधी है या नहीं है, फिर भी अपने गंतव्य तक वो लोग गए हैं, और वहां से जी, जितनी एक सवारी मिले तो उसको भी घर तक पहुंचा के आए हैं। तो मैं जी, समझता हूँ कि हर वो व्यक्ति जिसका जी, कोरोना काल के अंदर लोगों का सहयोग देना बना है, जी, उन सबको कोरोना जी, वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया जाना चाहिए। जी। कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया जाना चाहिए, बिल्कुल। पब्लिक के लिए आप कोई मैसेज आप देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? देखिए सर, मैं अपना 15 महीने का एक्सपीरियंस लोगों को ये दे सकता हूँ कि जो जी, लोग होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी राज्य में हैं, सबसे जी, पहले तो उनको होम आइसोलेशन में जब रहना है, तो इसका मतलब ये जी, नहीं है कि वो कमरे में बंद हो जाएं। उनको चाहिए कि वो उस कमरे में रहें, लेकिन अपने परिवार से दूरी बना के रहें। लेकिन जी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि वो अपनी दैनिक दिनचर्या का पालन पूरी तरह से करें। जैसे कि अगर वो सुबह 6 बजे उठते हैं, तो उसी तरीके से 6 बजे उठें। जिस समय वो नहाने जाते हैं उस समय नहाने जाएं, जिस समय वो खाना खाते हैं उस समय वो खाना खाने जाएं, वॉक करने जाते हैं वॉक करने जाएं, अपने परिजनों से हट के। सिर्फ आपको होम आइसोलेशन में ये करना है कि आपको लोगों से दूरी बना के अपने दिनचर्या करनी है। अगर आप जी, ऐसा नहीं करते हैं तो आप एकांतवास में चले जाएंगे। उसके और गंभीर परिणाम होते हैं कि लोग अपने आप को जी, होम आइसोलेशन में और बीमार कर लेते हैं, क्योंकि वो कमरे में बंद हो जाते हैं। तो मेरी लोगों से ये अपील है जी, कि होम आइसोलेशन में आप रहें, सामाजिक दूरी के साथ में। कमरे में बंद होने के लिए होम आइसोलेशन नहीं होता है कभी भी। जी। रोबोट साहब, मास्क और डबल मास्क जो देश में चल रहा है अभी, आपने देखा होगा कि दिल्ली और महाराष्ट्र में दोनों जगह जो है कर दिया गया लागू। अगर वहां नहीं लगाते हैं तो 1,000 रुपए का चालान जो है कर दिया गया, 2,000 3,000 भी वसूलते हैं। तो क्या हिमाचल में भी डबल मास्क होना चाहिए? देखिए जैसी सर, स्थितियां हैं परिस्थितियां। जैसा कि सरकार ने शुरुआत में भी कहा था कि मास्क लगाना अनिवार्य है, जरूरी है, और इससे अपनी ही रोकथाम है कि संक्रमित ना हो सके कोई भी व्यक्ति। तो स्टार्टिंग में हमने जी, हमारी जितनी भी एनजीओ है, हमारे वर्कर है पूरे हिमाचल प्रदेश में, मतलब 1 वीक जी, के अंदर अंदर हमने मास्क बांटने स्टार्ट किए थे। तो एक्चुअली जी, जो मास्क की नीति है वो तो देखो हमारे लिए ही सेफ्टी है, और लोगों के जितना भी है प्रोटेक्शन होती है इस चीज से। तो मैं मानता हूँ कि सरकार ने अगर कहा है तो सही कहा है, पर हिमाचल में देखा जाए तो फिजिकल फिटनेस अच्छी रहती है, क्योंकि बाहरी जो स्टेट है, जो मार्केट है, वहां पे थोड़ा सा दिक्कत होती है लोगों को, क्योंकि यहाँ पे तो पहाड़ी क्षेत्र है, तो लोग अपने खेती जी, बाड़ी या किसी भी मतलब वर्क में लगे रहते हैं, जिससे उनकी पॉजिटिविटी अपनी मतलब थॉट है वो एनर्जी बूस्ट रहती है। अब वहाँ के जो लोग हैं वो ऑक्सीजन लेवल भी कम है, जहाँ से पेड़ पौधों का भी कमी महसूस हो रही है। तो मास्क से हमारे को जो वायु है, वायु हमें मतलब शुद्ध नहीं मिल रही है।
तो इसलिए हमारे को मास्क पहनने भी मतलब जरूरी है वहाँ पे, और हिमाचल में तो होना ही चाहिए। रविंद्र साहब, आपसे एक सवाल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और पर्यावरण मित्र है हमारे, जिस पर मैं लगातार पर्यावरण पर आवाज भी उठाता आ रहा हूँ। और हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से सरकारें जो भी रही हैं, पिछली सरकारें और वर्तमान भी जो अनुमति देती आ रही हैं, क्या इसके लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता है कि एक पेड़ अगर काटने की अनुमति दे तो 10 लगाने के लिए भी जो है कहीं ना कहीं एक रूल इनको बनाने चाहिए, नियम बनाने चाहिए, जो संशोधन होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से जंगल के जंगल साफ हो रहे हैं और आने वाले समय में ईश्वर ना करे अगर इससे भी विपरीत अगर संकट से हमें गुजरना अगर पड़ा तो हम कैसे सामना कर पाएंगे वो संकट का? जी, हिमाचल प्रदेश में सरकार द्वारा कई नियम बनाए गए हैं, जिसमें वन विभाग और पर्यावरण विभाग दोनों ने ही मिलकर नियम बनाए हैं कि आप चाहे आपके खुद के भी पेड़ हैं तो उसकी भी परमिशन लेनी पड़ती है कटाने के लिए। लेकिन अब लोगों का क्या है कि लोगों ने गांव छोड़ के शहरीकरण की तरफ जब बढ़ते हैं तो उस रास्ते में जितने पेड़ आते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाने के लिए लोग उनको अपनी संपत्ति समझ के काट लेते हैं। मान लीजिए कि मेरा गांव में घर है लेकिन शहर में मुझे घर बनाना है, वहां पे जो जमीन मैंने खरीदी है उसमें 4 पेड़ हैं तो मैं मकान बनाने के लिए उन चारों पेड़ों को काट दूंगा क्योंकि वो मेरा खुद की जमीन पे पेड़ लगे हुए हैं। तो लोगों को इससे बचना चाहिए कि अगर मैं समझता हूँ कि अगर 4 पेड़ की बजाय वो एक ही पेड़ काट के कहीं तरीके से मकान बना ले तो 3 पेड़ बच जाएंगे, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। हम लोग पूरी की पूरी जमीन से पेड़ काट के उस जमीन की उपयोगिता सिर्फ और सिर्फ मकान बनाने में करते हैं या कोई इंडस्ट्री लगाने में करते हैं, वो उस वजह से बहुत भारी नुकसान है। दूसरा ये कि लोग पेड़ तो लगाते ही नहीं है, विभाग लगाए या कोई क्या कहते हैं वन विभाग वाला लगाए तो अच्छी बात है, लेकिन लोग खुद से जो है पेड़ हिमाचल प्रदेश में नहीं लगा रहे हैं। जो लगाए भी जाते हैं कभी विभागों द्वारा, कोई मंत्री लगा दिया है, किसी ने लगा दिए या किसी नेता ने लगा दिए, तो 4 दिन बाद वो मुरझा जाता है, उसकी देखरेख कोई नहीं करता। तो लोगों को सेल्फ ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि अगर अपनी जमीन से वो एक पेड़ काटते हैं तो 4 पौधे वहां पे लगा दें, तभी ये हो सकता है। सरकारों के भरोसे अगर आप रहेंगे कि पेड़ पौधे लगाए जाएंगे तो वो सिर्फ टीवी और अखबारों में ही रह जाते हैं, धरातल पे वो पेड़ पौधे कभी पनपते नहीं। देखिए, जागरूकता तभी आती है जब कानून होते हैं, ठीक है, और कानूनों का कड़ाई से पालन होता है, क्योंकि लोग अपने आप तो कुछ नहीं करते हैं। अगर हम बीच में मकान बना रहे हैं, बीच में पेड़ आ गया है तो आप उसको काटो, परमिशन भी आपको मिल गई, आपने पेड़ भी काट लिया। लेकिन मैं इस चीज के लिए ये चाहता हूं कि कोई ऐसा कानून नया बने कि आप 4 पेड़ लगाएं भी, आप मकान के बाहर तो आप लगा ही सकते हैं, जो मकान के रास्ते में आ रहा है आप उसको काट लीजिए, लेकिन 4 पेड़ आप लगा तो सकते हैं ना। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, इसके लिए कानून बनना चाहिए, लेकिन बात क्या होती है कि ये कानून बनाएगा कौन? नेता, सरकार। अब सरकार के अंदर जो लोग बैठे हैं वो खुद ही अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने के लिए 6-6, 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 पेड़ तक काट देते हैं। तो पहले कानून तो उन पे लागू हुआ, इसलिए वो कभी कानून बनाएंगे ही नहीं। कानून की पालना करवाना भी तो उन्हीं लोगों का काम है जो कानून बनाते हैं, लेकिन कानून बनाने वाले अगर खुद ही कानून तोड़ेंगे तो उसकी पालना कौन करेगा? बिल्कुल, कानून जो है वही अगर तोड़ेंगे, जो कानून बनाने वाले ही कानून तोड़ेंगे तो पालन उसका कौन करेगा? जी, सही बात है आपकी। भूटान हम देख लें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा पेड़ लगाने वाले देशों में से है। वहां अगर किसी का जन्मदिन भी आता है तो भी लोग पेड़ लगाते हैं, शादी है तो भी पेड़ लगाते हैं, तो हर तरीके से। और वहां हर वर्ष करोड़ों पेड़ लगते हैं। गरीब देश जरूर है, लेकिन वहां ऑक्सीजन की या किसी भी तरीके की सही मायने में वहां प्रकृति प्रेमी पाए जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि जितने भी राजनेता हैं देश में, चाहे वो पत्रकार हों, साहित्यकार हों, कवि हों, कोई भी हों, प्रकृति प्रेमी होने चाहिए। प्रकृति के प्रति प्रेम जो है ये विद्यालय से, हमारे शुरुआत से ही उत्पन्न किया जाना चाहिए, हमारे संस्कारों में होना चाहिए। क्योंकि हम तो उस देश से हैं जहाँ देवता माना जाता है, वृक्ष हम पूछते हैं। अभी जो सातो चार्ली जो मैगजीन है, जो इस्लाम के खिलाफ, मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ उन्होंने कार्टून छापा था, और उन्होंने अभी कुछ एक सप्ताह पहले देवी देवताओं के खिलाफ भी छापा। उन्होंने लिखा कि 33 मिलियन, हालांकि 330 मिलियन है जो देवता, उनको नहीं मालूम होगा, लेकिन 33 मिलियन देवता किसी काम नहीं आ रहे हैं। 33 मिलियन देवता किसी काम नहीं आ रहे हैं। उन्होंने इस तरीके से ऐसा कुछ डाला था, तो मैंने कहा कि ये तो आपको फॉलो किया है इस कंट्री ने, तो इसलिए काम नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि आपने पेड़ों को काटना सिखाया है और हमने बचाना। लेकिन आज हम
उनकी परंपराओं को, उनकी चीजों को अपना रहे हैं, तो हम आज ऐसी स्थिति में हैं। अन्यथा ऐसी स्थिति देश के सामने नहीं खड़ी होती ऑक्सीजन जैसी। जी बिल्कुल। जी। रॉबर्ट साहब, आखिरी सवाल आपसे मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मानवाधिकारों को लेकर के जो देश है, हिमाचल प्रदेश में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देख रहा हूँ कि यहाँ का पुलिस प्रशासन बहुत बेहतर तरीके से जो है जनता के साथ में पेश भी आता है। जो देश के अन्य राज्यों में जो घटनाएं घटित होती रहती हैं मारपीट की, जो लोग कोविड के दौरान जो है समझते हैं कि नहीं इनको पीटना ही चाहिए, कुछ पहले बात उनसे बाद में करनी है, सबसे पहले जूता लात करते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, तो ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सर देखिए, जब सरकार ने टाइमिंग दे रखी है तो टाइमिंग के अनुसार जो लोग बाहर जा रहे हैं तो लोगों को भी थोड़ा जी। पालन करना चाहिए। और जैसा कि मतलब पुलिस डिपार्टमेंट है पूरी अच्छी तरह से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और आज अगर पुलिस प्रशासन अगर सेवाएं नहीं देता तो शायद इस वक्त अफरा तफरी हो जाती। परंतु हमारे जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं या बाहरी राज्य के लोग हैं, उनको भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि अगर जाना है तो समय से पहले जाएं, ठीक है, समय का पालन करें। अगर पुलिस, अब मैंने कई जगह वीडियो देखी, वायरल देखी कि वो बिना पूछे वहां पे उन्होंने रिमांड करना स्टार्ट कर दिया, फिर किसी ने डंडा मार दिया, किसी ने कुछ कर दिया। तो ये कम से कम पुलिस को पूछना चाहिए कि देखिए अगर अभी बंगाल ये फौजी उत्तर प्रदेश की एक घटना मैं आपको बताता हूँ। देश की बहुत बड़ी जी विवश घटना है, उसके खिलाफ हालांकि कोविड था, इसके लिए नहीं लोग आए, लोगों को आगे आना चाहिए था। जी जी बिल्कुल। उस फौजी को पकड़ करके पहले पुलिस पीटती है, उसके बाद में गुप्तांग में डंडा डाल देती है। आप इससे कितना सहमत हैं? नहीं, ये तो सर उसके गलत बाद है में वो सब। सस्पेंड सिर्फ होते हैं। आप बताइए, मतलब पुलिस से क्या पूछने की, क्या उनके अंदर इंसानियत नाम की चीज है या नहीं है? ऐसा जिन राज्यों में ऐसी घटनाएं होती हैं, हालांकि निंदनीय कहने से ही सिर्फ काम नहीं चलेगा, मुझे लगता है कि बहुत ही कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं देखिए सर, क्योंकि ये ये शरारती तत्व ही इन्हें कहा जाएगा। जी। हाँ, ये बिल्कुल सर, मैं वही कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि एक बोलते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो कुछ लोग जो है वो जी। अपनी गुंडागर्दी दिखाने के लिए, मैं ये नहीं बोलता पुलिस प्रशासन अपनी पूरी तरह से अच्छी सेवाएं दे रही है। हिमाचल प्रदेश में जहां तक देखा गया है तो यहाँ पे कोई ऐसा क्राइम नहीं हुआ है जो कोविड के दौरान। हाँ, थोड़ा जी बहुत बिल्कुल। जितना भी जी। जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो उस दौरान हमें देखने को मिला है बिलासपुर में एक लड़का वहां पे वीडियो वायरल हुआ था जो वहां पे आकर तेल भरवा रहा था, तो वहां पे मार कुटाई हो गई थी। तो जी। उस पे भी मतलब पुलिस अधीक्षक ने ये कहा था कि आप पहले पूछ लीजिए, कम से कम पब्लिक को पूछिए कि हाँ जी किस रीजन से आप जा रहे हैं, कहीं किस रीजन से आपने कहाँ जाना है, तो कम से कम पूछना चाहिए। उसके बाद उसके ऊपर एक्शन जी लीजिए। बिल्कुल। अगर वो बार बार आ रहे हैं, वैसा ही अदर स्टेटों में भी है, केंद्र सरकार को भी देखना चाहिए कि उनके ऊपर सही नियम लागू किया जाए कि बिना मतलब के जो है डंडा परेड ना किया जाए। क्योंकि अभी देखिए कितनी रैली हुई, कोई वहां पे कोई वहां पे नियम नहीं थे, सारे नियम की धज्जियां उड़ा दी गई। अभी हिमाचल में आप देख लीजिए कि हिमाचल सरकार ने जो अभी किया था हाल में ही, पहले किया कि यहाँ पे शादी नहीं होगी, यहाँ पे कोई शोक सभाएं नहीं होगी, और अगर कोई मंदिर में कोई जागरण है या कोई मंदिर जितने भी स्थल है वो बंद कर दिए जाए। अब आप बताइए कि ये तो देखिए ना, जब कहीं चुनावी रैलियां हो रही है तो वहां तो वो खुलेआम शरेआम वहां पे कोई कोरोना नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे कोरोना हो जी। रहा है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि पुलिस जी। भी जो है पूरी अपनी तरह से कार्य कर रही है और उनको करना चाहिए। परंतु ये कि अलीगल उनके ऊपर एक्शन होने चाहिए। अगर देखा जाए तो पहले उनसे जी। पूछ लीजिए और कोविड उसके के अनुसार दौरान ही। तो सभी अगर जिम्मेदारी अपनी संभाल लें तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हाँ लोगों को भी राहत मिलेगी और पुलिस प्रशासन जी को भी राहत मिलेगी, अच्छा जी लगेगा कि देश एक साथ में अच्छा जो है चले। रविंद्र साहब, सर, बहुत-बहुत सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इसलिए कि आपने समय दिया लाइव डिबेट में, और जो आपने विचार जी रखे, मैं बिल्कुल दर्शकों से अपील ये करना चाहूँगा कि उनसे वो सहमत भी होंगे और उनका पालन भी करेंगे। मास्क लगाएँगे, जी सैनिटाइज़ करेंगे। जी। मैं जो भी व्यूअर्स हमारी इस लाइव डिबेट को देखेंगे, मैं उनमें बुजुर्गों को जी। तो नहीं, लेकिन जितने भी युवा साथी किसी भी प्रदेश में अगर हैं, चाहे वो हमारे हिमाचल के हों, चाहे वो दिल्ली के हों, चाहे हरियाणा, जी। पंजाब, जम्मू कश्मीर, मतलब पूरे हिंदुस्तान से जो भी युवा साथी इस डिबेट को देखेंगे, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि जी। जिस तरीके से हमने अपने क्षेत्र को जी। सैनिटाइजेशन करने के लिए खुद से एक बीड़ा उठाया, सरकार के अलावा जी। वो लोग भी अगर जी। अपनी अपनी पंचायतों में इस तरीके के बीड़े उठा ले, तो मैं समझता हूँ कि एक दिन में पूरा हिंदुस्तान सैनिटाइज हो जाएगा। जी।
जी बिल्कुल। क्या बात है। बहुत ये बिल्कुल ये मुहिम जो है होनी भी चाहिए, क्योंकि सरकार का यही साथ है कि सरकार का हमें साथ देना चाहिए। इस समय चाहे सरकार हो, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, सभी को एक हो जाना चाहिए इस महासंकट में। जी रॉबर्ट साहब, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत कि आपने इस डिबेट में समय दिया और आपने भी बेबाकी से अपनी बात रखी और लोगों को जी आपने जो है जिस तरीके से बताया कि वो भी आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए इस महासंकट से उभरने का प्रयास ज़रूर करेंगे। जी बिल्कुल सर, थैंक यू सर। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, और हम फिर कल 8 बजे जुड़ेंगे नए गेस्ट के साथ, नए मेहमानों के साथ, नई डिबेट के साथ में। तब तक के लिए आप देखते रहें देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज़ चैनल। शुक्रिया।